डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 151 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 152 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तान का आगाज करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा तब होता जब हमारे सामने एक से ज़ायद ऑप्शंस मौजूद होते। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, बर्फ़ गहरी होती जा रही थी, जिसकी वजह से हमें चलने में दिक्कत पेश आ रही थी। कोया सफ़र भी दुश्वार गुजार होने लगा था। अगरचे हमने वही बल खाता हुआ रास्ता अपना रखा था जिस पर लैंड रोवर और ट्रेलर के पहियों के निशानात बने हुए थे, तहम आस पास से बर्फ खिसक कर इस जगह को भी ढांप रही थी। वजह उसकी ये थी कि सूरज पूरी आबोताब से तुलू होने की तैयारी में था और ऐसे में बर्फ कहीं कहीं से खिसकती हुई निशान राह मिटा डालती है। एक जगह रुककर मैंने इनसे कहा कि दरख्तों के चौड़े पत्ते काट कर टहनियों की रस्सी सी बनाकर पैरों से बांध लें। क्या स्केटिंग का इरादा है? रूमी बोली, हमें आहिस्ता चलने के लिए भी जिस्म की इजाफी ताकत लगाना पड़ रही है, इससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। मैंने कहा, यह तुमने कौन सी अंग्रेजी मूवी में देखा है? रूमी ने कहते हुए होंठ मींच लिए। मेरा ख्याल है दरख्त की चाल मुनासिब रहेगी, पत्ते स्लिपरी होंगे और वो जल्द खिसकर खत्म हो जाएंगे। हुमैरा ने इस डर से कि कहीं मेरी और रूमी के बहस न चिढ़ जाए फौरन तजवीज़ पेश कर दी। हमने यही किया। शिकारी चाकू हमारे पास थे। करीब दरख्तों के तनों पर हमने ये तबाह आजमाई शुरू कर दी। चाल भी एक तरह से दरख्त की खाल होती है और इसे उतारना आसान काम नहीं होता, लेकिन हमें पूरी नहीं, सिर्फ इसी कदर उतारना थी कि इसके जूते से बनाकर पैरों में बांधने ताकि फिसलवा बर्फ पर किसी कदर आसानी से तो चला जा सके और जिस्म की इजाफी ताकत भी लगाने की जरूरत ना रहे। थोड़ी सी मुशक्कत के बाद हमने छोटी छोटी चालें काट कर खुरच कर उतार लीं और इन्हीं दरख्तों की टहनियों को डोरी की सूरत इस्तेमाल करके पैरों में इसके जूते से बनाकर अच्छी तरह बांध लिखे। इसके बाद जब हमने बर्फ पर चलना शुरू किया तो हैरान रह के इसे कम तवानाई में ज्यादा और बासानी चला जा सकता था। मान गए तुम्हें सैफ? रूमी ने खुश होकर कहा। मेरा तो ये जूते पहनकर बर्फ में कलांचे भरने को जी चाह रहा है। इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ तेज तेज ही चलते रहो, ये काफी है, मैंने कहा। हमने भी अंदाजन 1-1.5 मील का सफर तय किया होगा कि अचानक मेरी नजर आगे से मुड़ते हुए रास्ते के एक मकाम पर पड़ी। चित्र 2 बर्फीली चट्टानें नीचे तक झुकाई थी। मुझे वहां कुछ दिखाई दे रहा है, जल्दी आगे बढ़ो, मैंने मज़कूरा सिम्मत की तरफ इशारा करते हुए कहा। हकीकत यही थी कि हम थक चुके थे और अभी जरा देर को सस्ताने लगे थे कि मुझे वहां अचानक कुछ नजर आ गया। मेरे से ऐलान ने जैसे थके माने जिस्मों के अंदर एक तवानाई सी भर दी। हम अपनी थकावट भुलाकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। करीब पहुंचे तो बुरी तरह चौंक पड़े। वो ट्रेलर था जो एक साइड से झुका हुआ था। इसका शायद टायर ब्रस्ट था, लेकिन नहीं, टायर ब्रस्ट होता तो दूसरा लगाया जा सकता था। करीब जाकर जायजा लेने पर मालूम हुआ कि इसका एक्सल रॉड टूट चुका था। ये इन्हीं ही का ट्रेलर था। बेकार होने के सबब उसे वो इजाफी बोझ की तरह यहाँ उतार फेंक गए थे। हमने उसके अंदर घुसकर तलाशी ली मगर कोई काम की चीज हमें मिल न सकी। ट्रेलर इधर ही छोड़ देने के सबब वो ज़्यादा राह और दीगर सामान अपने लैंड रोवर ही में बार करके आगे बढ़ गए थे। अब मुझ में आगे बढ़ने की सकत नहीं रही। हुमैरा ने गोया ऐलान कर दिया, हमें उसके अंदर थोड़ी देर सस्ता लेना चाहिए और खाने पीने का भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सर्दी और पैदल चल चलकर भूख के मारे पेट में चूहे तोड़ने लगे हैं। रूमी और मेरा भी यही हाल था। हम ट्रेलर के अंदर ही घुसकर बैठ गए। पानी तो हमारे पास था, वो हमने बारी बारी पिया। इसके बाद मैंने कहा, कोई जानवर शिकार करना पड़ेगा, फल तो नापैद होंगे यहाँ। पिस्तौल में सिर्फ 2 ही गोलियां बची हैं। रूमी ने एक मनहूस ऐलान किया। किसी सबब मैंने पिस्तौल उसे ही दे रखा था और उसकी दूरबीन मेरे पास थी। शायद 2-1 खरगोश मारी दूं, मैंने कहते हुए उससे पिस्तौल मांग लिया। नहीं, तुम्हारा निशाना इतना अच्छा नहीं होगा, बाकी माना गोलियां भी जाया कर दोगे। मैं खुद जाकर कोशिश करती हूँ। थोड़ा सस्ता लो, फिर चली जाना और देखो ज्यादा दूर मत होना। रास्ता भटक गई तो दोहरी मुसीबत पड़ जाएगी हमें। तब तक हमें माइक्रो प्लान पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। हुमैरा ने साहिब मशवरा दिया। रूमी ने फौरन लैपटॉप निकाला। माय गॉड, रूमी के मुंह से निकला। क्या हुआ? मैंने चौंक कर पूछा। हुमैरा भी परेशान सी हो गई थी। लैपटॉप की बैटरी जवाब दे गई है। रूमी ने एक और मनहूस ऐलान किया, लेकिन तुमने तो अपने फोन पर खुद साख्ता नक्शे का माइक्रो प्री प्लान तैयार कर रखा है। असल तो वही है,
इससे काम चलाओ ना, मैंने उसे याद दिलाया। मुझे मालूम है लैपटॉप चल जाता तो कुछ इजाफी काम हो जाता। खैर मैं देखती हूँ, कहते हुए उसने अपना स्मार्टफोन निकाला। सिग्नल मौजूद थे, इस पर नेट का पैकेज था, लेकिन उसने सेव किया हुआ नक्शा ओपन किया। नक्शे के मुताबिक हम इस वक्त नेपाल के सरहदी इलाके बंदरास में थे। इसके बाद मानसो की पहाड़ियां थीं, जिसे हिमालय सगीर भी कहा जाता है। लेकिन हमारी मंजिल बंदरास से काउंट मेला की जानिब थी। ये तिब्बत की तरफ पहली वादी कहलाती थी, जिसे कचलंगा कहा जाता था। ये दो शाखा वादी थी और तिब्बत के सरहदी इलाके बोम्पदी ला के मकाम पर वाक़ थी। पॉइंट डेल्टा वाइट इधर ही कहीं था। बकौल रोमी के रोजी ग्रुप ने बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट अपनाया था, लेकिन मकाम जिस कदर दुश्वार गुजार और अंधी खाइयों, चौड़ी घाटियों और बर्फ से अटी पड़ी पहाड़ियों पर मुश्तमिल था, इस कदर यहाँ से सरहद पार करके तिब्बत में दाखिल होने की आसानी थी। वजह इसकी यही थी कि यहाँ तिब्बत, नेपाल और भारत की चौकियाँ नापैद थीं। चीन की भी सरहद यहाँ से मिलती थी, मगर वो बईद तरीन थी। लद्दाख के मकाम पर अलबत्ता भारत चीन की ताज़ा झड़प के बाद मुमकिन था यहाँ नेपाल की मदद से कुछ सरहदी चौकियाँ मौजूद हों। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता था, खा जिस कदर भी दुश्वार गुजार रास्ते या मकाम हों, सरहदी चौकियाँ कायम की जाती रही हैं। हमारे लिए सरहद पार करना बकौल रोजी के कोई मसला नहीं था। इंटरपोल के मिस्टर ब्राउन ने इस सिलसिले में हमारी बाज़ाब्ता मदद करते हुए हमें भी यानी रूमी समेत तारिक, खुमैरा और मुझे भी इंटरपोल के ऑनररी एजेंट के तौर पर डिक्लेयर कर रखा था, और इसी मुनासबत से हमारे पासपोर्ट और दीगर कागजात और लवाजमात तैयार थे। इसलिए हमें मासिवाई इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के और किसी से खतरा नहीं था, जबकि हमें इंडियन या चीन के बॉर्डर से क्रॉस होने की सिरे से जरूरत ही नहीं थी। हम नेपाल के सरहदी कस्बे मानसू से गुजरकर तिब्बत में दाखिल हो सकते थे, जो कि अंदाजे के मुताबिक यहाँ से सिर्फ 10 मील की दुश्वार गुजार मुसाफत पर रह गया था। नेपाली सरहदी फोर्सेस से हमें कोई खतरा नहीं था, लेकिन हमें उलझन इस बात की थी कि रोजी ग्रुप कैसे यह सरहद पार कर सकता था। ऐसे में जबकि इनके एक एडवांस ग्रुप FGM ने पुलिस से भी पंगा ले रखा था, यह मुमकिन था कि FGM के इन तीनों एजेंटों ने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा था। अब यह किस्मत ही थी कि नेपाली पुलिस भी इनका खोज लगाती हुई इस तरफ न निकल आती। यह भी मुमकिन था कि आगे इनकी कोई और प्लानिंग होती। बहरकैफ थोड़ी देर सस्ता लेने के बाद रूमी ट्रेलर से बाहर चली गई। मैंने ट्रेलर की खिड़कियां खोल दी, क्योंकि धूप चमकने लगी थी और हमें इसकी भी जरूरत थी। शुक्र था कि बर्फानी हवा नहीं चल रही थी, इसलिए सर्दी का एहसास ज्यादा नहीं था। अब मैं और हुमैरा ट्रेलर में अकेले थे, लेकिन मैंने देखा वो ट्रेलर की झुकी हुई साइड पर जाकर इसकी दीवार से सर टिकाए बैठे बैठे सो गई थी। मैं सर झटक कर मुस्कुरा दिया। जरा देर बाद मैं हुमैरा को सोता छोड़कर ट्रेलर से बाहर आ गया। बाहर हर तरफ खुशगवारियत का उनसर गालिब था। आसमान साफ था, कहीं कहीं सफेद बादलों की टुकड़ियां राजहंसों की तरह तैरती दिखाई दे रही थी। पुरस्कार सी खामोशी तारी थी माहौल पर। ऐसा लगता था जैसे अभी कुछ होने वाला हो। इस सर्द से सुकून के दरपर्दा जैसे कोई तूफान छुपा खड़ा हो। चारों तरफ में बर्फ, जंगली ढलाने, दरख्त और कहीं दूर से कभी कभी उठते धुएं के बादलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आगे कोई आबादी थी। रूमी न जाने शिकार की तलाश में कहाँ जा चुकी थी। वो दूर करीब में भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक मैंने करीब से 2 दूधिया रंग के सफेद खरगोशों को एक दूसरे के पीछे भागते देखा। जल्दी से मैंने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसे खाली देखकर एक ठंडी सांस लेकर रह गया। पिस्तौल तो रूमी ले गई थी। नाचार में इन दोनों मोटे ताजे खरगोशों को हसरत नाक नजरों से देखता रह गया। एक फायर हुआ, मैं ठिठका, फिर मुस्कुरा कर सर झटका। यकीनन रूमी ने कोई जंगली शिकार मार गिराया था। मैंने यही दुआ की। अब मुझे उसकी तरफ से होने वाले दूसरे फायर का भी इंतजार होने लगा। तब तक मैं इधर उधर घूमकर आसपास का जायजा लेने लगा। रूमी की बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। रोजी ग्रुप की हमसे मुतवक्का दूरी के मुतालिक उसने एक मोहतात अंदाजे की कैलकुलेशन करते हुए बताया था कि वो हमसे कितनी दूरी के फासले पर हो सकते थे। वो इस तरह कि उसने इनके लैंड रोवर की इस दुश्वार गुजार इलाके में रफ्तार का अंदाजा तकरीबन 25 से 30 मील फी घंटा का किया था। हमारी प्यादा रफ्तार ज्यादा नहीं रही थी, वो भी दरख्तों के छाल के जूते बनाकर पहनने के बाद। चुनाचे इस हिसाब से वो लोग बंदरास की सरहदी पट्टी क्रॉस कर चुके थे और काउंट मेला या मानसो के कहीं करीब हो सकते थे। इसके साथ ही रूमी ने अपने एक और ख्याल का भी इजहार करते हुए बताया था कि काउंट मेला या मानसो में इनका कम अज कम 24 घंटों का स्टे भी मुमकिन हो सकता था, क्योंकि इसके बाद नेपाल की सरहद थी और वो इतनी जल्दी इन्हें सरहद पार जाने देने के मूड में हरगिज नहीं हो सकते थे। तब तक हम भी वहां पहुंचकर इनका भांडा फोड़ सकते थे और तारिक को भी इनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की जा सकती थी,
तारिक भी रूमी की ऐसी माइक्रो प्री प्लानिंग का दिल से मुतरिफ होता, लिहाजा एतराज मुझे भी नहीं होता था। इसलिए मैंने मुहिम का सरखेल रूमी ही को बनाया था। वो हमें ठीक राह पर लिए जा रही थी। दफातन एक और धमाका हुआ और मेरे चेहरे पर गैर इरादी मुस्कुराहट रक्सा हो गई। लेकिन जब फौरन बाद ही तीसरा और चौथा धमाका हुआ तो एकदम मेरे कान खड़े हो गए। मेरे एकदम चौंकने की वजह यही थी कि रूमी के पास जो पिस्तौल था उसके अंदर सिर्फ 2 ही गोलियां बाकी बची थीं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि वो 2 इजाफी फायर भी दागती? यकीनन वहां कुछ और लोग भी थे। कहीं ये बदकिस्मती से रूमी की मुठभेड़ रोजी के ग्रुप से तो नहीं हो गई थी। इस हौलनाक ख्याल ने मुझे बौखला कर रख दिया। मैं रूमी के कदमों के निशानात देखकर जितनी तेजी से दौड़ सकता था गिरता पड़ता दौड़ता चला गया। थोड़ी सी ढलान चढ़ना पड़ी थी। इसकी दूसरी जानिब कदरे सतह मुर्तफा थी और करीब पहुंचने से पहले ही मुझे एक मर्दाना कहकी की आवाज भी सुनाई देगी। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैंने जल्दी से शिकारी चाकू निकालकर हाथ में पकड़ लिया। बर्फीली ढलान की कदरी चोटी पर जहां खुद रूज झाड़ियां थीं वहां से सीने के बल लेटकर मैंने धड़कते दिल से दूसरी जानिब देखा और चौंक पड़ा। वहां एक खैमा गड़ा हुआ था जिसकी हालत नहायत बोसीदा और खस्ता हाल हो रही थी, यूं जैसे बर्फानी तूफान या तेज हवाओं ने उसे उखाड़ फेंकने के करीब कर डाला हो। रूमी सही सलामत खड़ी दिखाई दे रही थी। एक सवाना मगर घुटी हुई जिसामत का आदमी जिसके हाथ में सिंगल नाल गन थी, उसकी नाल वो अपने कंधे से लटकाए खड़ा रूमी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। एक और आदमी भी साथ ही खड़ा था। वो निस्बतन दुबला पतला और बांस की तरह लंबा, लेकिन उसके हाथ में बंदूक के बजाय एक सिगार था जिसके वो गहरे गहरे कश लगा रहा था। रूमी नॉर्मल अंदाज में उनके हमरा खड़ी थी। ये लोग दाएं जानिब तके जा रहे थे जिधर एक हिरन पड़ा था। इसके करीब कुछ सुर्ख कलगी वाला मोटा ताजा जंगली मुर्ग भी पड़ा तड़प रहा था। रूमी ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने शिकारी चाकू से उसे ज़िबा करके सुन्नत पूरी कर डाली थी। मैं गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। ये लोग शायद कुछ शिकारी थे क्योंकि खैमे के पास ही एक जीप भी खड़ी नजर आ रही थी। है बड़ी, तुम शायद इस यंग लेडी के साथ ही हो, इधर आ जाओ, शिकार बांट लेते हैं। घुटी हुई जिसामत का आदमी जो जरा हंस मुख लगा था दूर ही से मुझे देखते हुए हाथ हिलाकर बोला और आखिर में एक कहका भी लगा दिया। वो शायद इन्हीं लोगों में से था जो हर बात पर ख्वाहमख्वाही कहके लगाने के आदी होते हैं। मैं सर झटक कर उनके करीब जा पहुंचा। दोनों से हाय हेलो के बाद मैं मुस्कुराकर रूमी की तरफ देखने लगा। बोलने से मैंने अभी इज्तनाब ही बरता था। क्या खबर रूमी ने क्या बताया हो कि हम कौन हैं, लेकिन इस जंगली हिरन की काल उतारने में तुम्हें हमारी मदद तो जरूर करना पड़ेगी। वो मोटा शख्स कहका लगाकर दोबारा बोला, नो प्रॉब्लम, शिकार मिल बांट कर ही तैयार करेंगे। मैंने दोस्ताना मुस्कुराहट से कहा, भाई साहब मेरा नाम डेक्स्टर है और ये मेरा साथी पोकर। घुटी हुई जिसामत वाले ने मुझसे मुसाफा करते हुए अपना और अपने साथी का तारुफ करवाते हुए कहा, फिर खैमे की जानिब इशारा करते हुए बोला, उस खैमे के अंदर उसकी हसीनो जमील बीवी एलिज़ाबेथ खूब गहरी नींद सो रही है, हर फिक्र फाके से आज़ाद रहने की आदि। बहुत खूब, मैंने होले से कहा। अब मुझे उलझन होने लगी कि अपना क्या नाम बताऊं कि रूमी एकदम बोल पड़ी, यह अशोक है, इसकी भी एक हसीनो जमील गर्लफ्रेंड मिस रीटा टीले के उस पार खैमे में सोई पड़ी है। मैंने तो अपना नाम ओशा बता ही दिया था। रूमी ने कमाल मक्कारी से मुझ पर नाम वाजे कर दिए। तहम उमेरा का गायबाना तारुफ करवाते वक्त मुझे रूमी पर गुस्सा आया, मगर कुछ सोचकर मैं उसे पी गया। चलो फिर शुरू हो जाओ, डेक्स्टर बोला। मैंने देखा उसका वो बांस जैसा दुबला पतला और लंबूतरा आदमी पोकर खामोश था। वो अजीब और खामोश सी नजरों से हमारी जानिब तके जा रहा था। वो बदसूर सिगार के गहरे गहरे कश लेता रहा। मेरा ख्याल है हमें ये जंगली मुर्ग ही काफी होगा। आपका शुक्रिया, हम अब चलेंगे। रूमी ने जंगली मुर्ग को एक टांग से उठाते हुए डेक्टर से कहा तो वह हस्बे आदत एक फलक शगाफ कहकर लगाते हुए बोला, हरगिज नहीं, हम दोस्त हैं, अब साथ बैठेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूं तुम लोग यहां हमारी तरह शिकार के मकसद के लिए नहीं आए हो, बल्कि याकूत की कान तलाशने हमारी सगीर की जानिब निकले हो। इस बात पर मैं और रूमी चौंक कर एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। ऐसे में बांस जैसे चरीरे और लंबे आदमी ने नागवारी से बेजारी से अपने साथी को टोकते हुए कहा, डेक्स्टर, तुम क्या हर किसी के गले पड़ जाते हो? ये हमसे अलग राह अपनाना चाहते हैं तो तुम क्यों जबरदस्ती इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो? उसने रूमी और मेरी जानिब तकते हुए संजीदगी से कहा, माफी चाहता हूं, मेरा साथी हर एक का मूड समझे बगैर फ्री होना शुरू हो जाता है। वैसे जिंदा दिल आदमी है। खैर, आप अपना शिकार लेकर जा सकते हैं। यह ज्यादती है, डेक्स्टर बोला। सिर्फ मुर्ग पर इनकी मलकियत नहीं, हिरन की एक रान भी इनका हक है। डेक्स्टर बोला। मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी।
चांद छुड़ाने के अंदाज में जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए मैं बोला, आप लोगों का शुक्रिया, हमें इजाजत दें। कहते हुए मैंने रूमी को इशारा किया, वो मेरे साथ आ गई। हम पलट गए। तौबा है, इस कमबख्त मोटे के कहकों से तो मेरा सर ही दर्द करने लग गया था। रूमी ने ट्रेलर के नजदीक पहुंचते हुए कहा। मैं हंस दिया, मगर मैंने उससे ले लिया था। खुमैरा जाग गई थी। हमने उसे सारी बात बता दी, वो भी हंस पड़ी। फिर चंद सानिये तवक्कुफ के बाद बोली, वैसे ये याकूतों की कान का क्या जिक्र है? ये तो शिकारी थे, ताले आजमा हैं और राह में हमारी तरह शिकार करके गुजारा करते रहते हैं। रूमी बोली, वैसे इनके साथ दोस्ती में हमारा ही फायदा था। इनके पास बड़ी अच्छी मोटे और चौड़े टायरों वाली जीप थी, जिसके बम्पर के आगे आइस ब्लेड भी नस्ब था। तुम्हारा मतलब है फिर हमें इनसे करीब होने की कोशिश करनी चाहिए थी? हुमैरा ने मेरी जानिब राय तलब निगाहों से देखकर कहा। मेरा ख्याल तो यही है। मैंने कंधे उचका दिए। तो इसमें क्या देर है, चले चलते हैं उनके पास। रूमी बोली, अब कोई फायदा नहीं, मैंने कहा। सैफ, हुमैरा ने मुझे मुखातिब किया, अगर उनसे हमें कोई फायदा हो सकता है तो क्या बुराई है उनकी जानिब लौटने में? अब वो बात नहीं रहेगी। खामोशी से अब पेट पूजा की फिक्र करो और आगे निकलो। मैंने मौजू खत्म किया। अपने टेलर के करीब आकर मैंने मुर्ग की खाल उतारना शुरू कर दी। फिर चाकू से उसकी आलाइश निकाल बाहर की। मैं उसे लकड़ियों की कैंची में सालम भूनना चाहता था। रूमी और हुमैरा ने मिलकर इसका बंदोबस्त कर लिया। पानी से अच्छी तरह धोने के बाद लकड़ी की कैंची काट कर नीचे आग जला दी गई। इसे गोल गोल घुमाते रहने की बारियां मैं हुमैरा और रूमी को सौंपकर खुद डेक्स्टर के खैमे की जानिब बढ़ गया। अकब से रूमी ने कुछ कहा था, मगर मैंने कोई तवज्जो नहीं थी और आगे बढ़ता चला गया। उनके खैमे के करीब पहुंचा तो वहां भी यही कुछ हो रहा था। इनके पास चूंकि हिरन था, इसलिए डेक्स्टर और पॉकर दोनों ही हिरन को एक दर्द से लटकाए इसकी खाल खींचने की कोशिश में लगे हुए थे। इनके करीब एक हसीन और मुतनासिबुल आजाद लड़की भी खड़ी थी। उसने समोर का कोट पहन रखा था। वो खासी दराज कामत और सेहतमंद जिस्म की मालिक थी। सर पर ऊनी टोपी थी। इसके मुंह से सर्दी के मारे धुआं निकल रहा था। कालबर यही पॉकर की वो बीवी एलिजाबेथ थी जिसके बारे में डेक्स्टर ने मुझे बताया था। वो बकौल उसी के वाकई ही हसीन थी और कहीं से भी पॉकर जैसे दुबले पतले और बांस जैसे पॉकर के लायक नहीं लग रही थी। यूं सबसे पहले उसकी ही निगाह मुझ पर पड़ी थी और उसने दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपने दोनों साथियों से कुछ कहा था। वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं तब तक इनके करीब पहुंच चुका था। मुझे मालूम था तुम हमारी तरफ दोबारा आओगे। डेक्स्टर फिर बेतकान शुरू हो गया। खाल उतारते हुए इसके हाथ बड़ी मुशाकिल से हरकत पजीर थे। एली को हमने तुम्हारे बारे में बता दिया था। इसका भी यही ख्याल था कि हमें क्यों ऐसे ही जाने दिया। अब इतना बड़ा हिरन हम सिर्फ 3 अफराद कब तक खाते रहेंगे? डेक्स्टर, तुम किसी की जान नहीं बचा सकते। इसके साथ ही पॉकर ने बड़ी नागवार सी बेजारी से डेक्स्टर को घूर कर कहा और साथ ही मुझ पर भी एक कसीली सी नजर डाली तो उसकी बीवी एलिजाबेथ उर्फ एली ने अपने शौहर को घूर कर कहा, तुम चुप रहो, डेक्स्टर गलत नहीं कह रहा है। मेहमानों की इंसल्ट नहीं करते। ये कहते हुए एली एक दिलकश सी मुस्कुराहट से मुझे देखते हुए चंद कदम आगे आई और मुसाफे के लिए अपना दायां हाथ मेरी जानिब बढ़ाते हुए हेलो कहा। उसकी आवाज उसके हुस्ने जहां फरेब की तरह बड़ी सुरीली और खूबसूरत थी। यही नहीं, जब मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वो भी मुझे दिलकश महसूस हुआ। अगरचे हम दोनों ने ही गर्म ओनी दस्ताने चढ़ा रखे थे। खाए, मैंने भी होले से मुस्कुरा कर कहा, आई एम एली एलिजाबेथ। मी अशोक। मैंने भी उसी दोस्ताना मुस्कुराहट से कहा। मैंने उसे हाथ छुड़ाने की मुबहम सी कोशिश चाही थी, मगर उसने थामे रखा और उसके इस अंदाज से सर्द मौसम में भी मुझे अपने अंदर गर्मी का एहसास होने लगा। उस टीले की दूसरी जानिब एक ट्रेलर में मेरी दोस्त साथी मौजूद हैं। मैंने अपने दूसरे हाथ के इशारे से कहा, मुझे बताया था डेक्स्टर ने। तो मुस्कुरा कर बोली और धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया। इसका शौहर पॉकर हिरन की खाल उतारते हुए मुझे और अपनी हसीनो जमील बीवी को भी घूरे जा रहा था, जबकि डेक्स्टर ख्वामख्वाह ही या फिर आदतन कहके पर कहके ही लगाया जा रहा था। साथ ही साथ अपने काम में भी वो मगन था। तुम ऐसा करो, फौरन जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड रीटा और ओशा को यहाँ ले आओ। वो बोली, बल्कि ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, आओ। कहते हुए उसने यूं बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़ लिया जैसी हमारी अभी जरा देर पहले ही नहीं बल्कि बरसों की शनासाई हो। वो मुझे तकरीबन अपने साथ खींचती हुई चल रही थी। मैं हवनक सा बना जैसे उसके ट्रांस में आए साथ हो लिया। अक्का में डेक्स्टर के कहकों में तेजी आती महसूस होने लगी। कालबन तुम्हें रीटा और ओशा के बारे में पोकर ही ने बताया होगा। मैंने भी उसके साथ चलते हुए कहा, पोकर को बातें करने की कहाँ आदत है। वो एक खुश्क और एहसास से मुबर्रा इंसान है। मुझे तो ये सब डेक्स्टर ने बताया था।
उसने बेजार कुन अंदाज में अपने शौहर के तज़किरे के साथ बताया।